Hello students, welcome to my channel डॉक्टर सुमित एजुकेशन एकेडमी। आज का टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th का डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। आज हम सीखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मार्केट प्राइस को और क्वांटिटी को इक्विलिब्रियम कैसे करता है। तो पहले सीखते हैं हम। फर्स्ट टॉपिक है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे लिखा हुआ है अ मार्केट, मतलब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो मार्केट होता है अ मार्केट सिचुएशन वेयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। अब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स मार्केट में इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पर सेलर क्या है, बहुत ज़्यादा है। और सेलर एक्सेस इसलिए करते हैं क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए मोबाइल इंडस्ट्री है, तो मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जो सेलर्स हैं वो बहुत सारी कंपनियां हैं जो मार्केट में मोबाइल सेल कर रही हैं। तो उसको परचेज करने के लिए जो बायर्स हैं वो भी क्या है, लार्ज हैं। तो इस तरह के मार्केट में जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर्स होते हैं, तो सेलर्स जो सेल करते हैं मार्केट में प्रोडक्ट वो होते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जो दिखने, साइज में, नेचर में, क्वालिटी में क्या होते हैं, बिल्कुल एक जैसे। और उनकी प्राइस क्या होती है मार्केट में, फिक्स। मार्केट में जो सेलर्स हैं जो सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो उसमें वो कौन होते हैं, प्राइस टेकर, क्योंकि वो अपनी तरफ से मार्केट में प्राइस नहीं रख सकते। परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट ही डिसाइड करता है कि किस पार्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। इसलिए सेलर्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन एवरी फर्म इज अ प्राइस टेकर। प्राइस टेकर होते हैं, जो प्राइस मार्केट तय करता है, डिटरमाइन करता है, वही प्राइस पर प्रोडक्ट मार्केट में सेल होता है। इसलिए मार्केट में जो प्राइस होता है किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट का वो क्या होता है, फिक्स्ड प्राइस। तो आपको समझ आ गया हो परफेक्ट कंपटीशन क्या है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स डील इन अ होमोजेनियस प्रोडक्ट। प्राइस क्या होता है प्रोडक्ट का, फिक्स्ड। और सेलर्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन एवरी फर्म इज अ प्राइस टेकर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का फर्स्ट फीचर क्या है, फर्स्ट फीचर है हमारा उसके अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट। मींस मार्केट में जो प्रोडक्ट सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब द प्रोडक्ट्स ऑफर बाय फर्म्स फॉर सेल अंडर परफेक्ट कंपटीशन आर होमोजीनियस। होमोजीनियस का जो पार्टिकुलर मीनिंग है वो होता है दिखने में बिल्कुल एक जैसा, कि मतलब आप उसमें डिफरेंट नहीं फाइंड कर पाओगे। जैसे मार्केट में कोका कोला, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, कोका कोला मार्केट में सेल हो रहा है और एक प्रोडक्ट है पेप्सी। आप इसमें कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। दोनों साइज, नेचर, क्वालिटी, क्वांटिटी में एक जैसे दिखते हैं। तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, होमोजीनियस। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो मार्केट में प्रोडक्ट सेल होते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ बायर और सेलर ज़्यादा होते हैं, गुड्स की जो साइज, शेप, कलर, क्वालिटी क्या होती है, बिल्कुल एक जैसी। आप उसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं फाइंड कर पाएंगे, आपको देखने में एक जैसा लगेगा। जैसे मान लीजिए आप वेजिटेबल मार्केट में फ्रूट्स लेने गए या वेजिटेबल लेने गए, ठीक है, और उसमें मान लीजिए सेल हो रहा है एप्पल। तो आपको जो एप्पल का साइज, शेप, कलर, क्वालिटी जो मिलेगा वेजिटेबल या फ्रूट वेंडर के पास, वो कैसा होगा, बिल्कुल एक जैसा। आप उसमें डिफरेंस फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो उसे हम बोलते हैं होमोजेनियस प्रोडक्ट। तो मार्केट में जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्रोडक्ट सेल होता है वो कौन सा सेल होता है, होमोजेनियस प्रोडक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर पर। नेक्स्ट फीचर क्या है,
नेक्स्ट फीचर है वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सेलर्स को लगता है कि इस मार्केट के अंदर वो प्रॉफिट अर्न कर लेगा, इसलिए सेलर्स, नंबर ऑफ सेलर्स क्या हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं। और बायर को उस प्रोडक्ट की क्या होती है, नीड होती है, इसलिए बायर से उसमें एंटर करता है उसको परचेस करने के लिए पार्टिकुलर प्रोडक्ट को, इसलिए सेलर और बायर क्या हो जाते हैं उस मार्केट में एंटर हो जाते हैं। तो लाइन लिखी हुई है द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज अ वेरी लार्ज। दोनों ही क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा। अब दूसरी बात ये आती है कि बायर और सेलर अपने किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा प्राइस में सेल करना चाहता है और बायर उसी प्रोडक्ट को कम रेट में या कम प्राइस में परचेज करना चाहता है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सेलर और बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो प्राइस को हाई या फॉल या राइज या फॉल कर पाए। ना तो सेलर उसको राइज कर पाएगा प्राइस को, ना बायर में इतनी स्ट्रेंथ है कि प्राइस को वो कम कर दे। क्यों? क्योंकि सेलर्स मार्केट में बहुत होते हैं। यदि एक सेलर प्राइस को राइज करेगा तो दूसरा सेलर उसे कम प्राइस में बायर को दे देगा और बायर को प्रोडक्ट सस्ता इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि सारे सेलर मिनिमम प्रॉफिट अर्न करके उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। तो बायर यदि इस प्राइस को कम करना चाहता है तो उसको प्राइस कम नहीं कर सकता। तो वही लाइन लिखी हुई है इन अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बायर्स एंड सेलर्स compete with each other but none of them have the power to influence the price of the product or services। अब देखते हैं नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर आप आ रहा है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। मार्केट में जब बहुत सारे सेलर होते हैं, बहुत सारे बायर होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, तो उसमें जो सेलर्स होते हैं उनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस और बैरियर्स नहीं होता। वो इजीली अपनी फर्म को ओपन कर सकते हैं और इजीली अपनी फर्म को वो क्लोज कर सकते हैं। उनके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस और बैरियर्स नहीं होता। इजीली मार्केट में आ सकते हैं और इजीली मार्केट से आउट हो सकते हैं। इसमें एक टॉपिक और होता है ऐड फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट में कि मार्केट में सेलर आते क्यों हैं। जब भी मार्केट में न्यू सेलर आते हैं, कोई मार्केट में न्यू सेलर आता है तो वो ये देखता है कि मार्केट में जो फर्म्स पहले से ही सेल कर रही हैं, जैसे मान लो फर्म है ए, बी और सी, ये मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट को सेल कर रही है। तो जो न्यू सेलर है, मान लेते हैं डी, ये डी न्यू सेलर है, ये सोचता है कि मार्केट में अभी प्रॉफिट रन कर रहा है, मुझे भी इस मार्केट में एंटर होना चाहिए और प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। तो जैसे ही न्यू सेलर मार्केट में एंट्री करता है, ये सोचकर कि प्रॉफिट में मार्केट में अभी प्रॉफिट एक्सिट है, तो इस तरह से मार्केट में एंट्री हो जाती है। एक्सिट क्यों होती है? जैसे ही सप्लायर मार्केट में एंट्री करता है तो मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डाउन हो जाती है क्योंकि मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है। मार्केट में जब प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस डाउन हो जाता है तो जो प्रॉफिट पहले से रन हो रहा था, जो प्रॉफिट पहले था वो प्रॉफिट फिर कम होने लगता है। हो सकता है किसी सेलर को लॉस होना शुरू हो जाए। जैसे किसी सेलर को लॉस होता है वो मार्केट से आउट हो जाता है। क्लियर है? तो इस चीज़ को दोबारा देख लेते हैं एक बार और। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एक्सिट, इसको थोड़ा सा रफ कर दो, ये ले लेता हूँ, इसको साइड से कर लेते हैं। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन, द एक्सिस्टिंग फर्म्स आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल मतलब होता है अपनी कॉस्ट से वो ज़्यादा मार्जिन पे सेल कर रही है प्रोडक्ट को, तो उसे बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। द न्यू फर्म्स स्टार्ट एंटरिंग द इंडस्ट्री बीइंग अट्रैक्टेड बाय प्रॉफिट। वो देखती हैं, जब न्यू, मैं बताया था अभी कि जो कोई भी न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर करती है तो अट्रैक्ट होती है प्रॉफिट को देखकर।
जिससे क्या होता है, द रेजेस इंडस्ट्री आउटपुट, मार्केट में क्या बढ़ जाती है, आउटपुट मतलब सप्लाई बढ़ जाती है, विच इन टर्न रिड्यूसेस मार्केट प्राइस, उससे मार्केट प्राइस क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, एंड लीड्स टू लोअरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट्स क्या होने लगता है, कम होने लगता है। दिस कंटिन्यू टिल द प्रॉफिट्स आर रिड्यूस्ड टू नॉर्मल टू जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, उससे क्या होता है, जो नॉर्मल मतलब जो फर्म्स हैं वो कम पहुंच जाती है नॉर्मल प्रॉफिट पर। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या होता है, जहाँ पर ना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को या फर्म्स को, ना लॉस हो रहा है, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, टू जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। अपोजिट हैपेंस इफ द एक्सिस्टिंग फर्म्स आर फेसिंग लॉसेस, और जो एक्सिस्टिंग फर्म्स हैं वो क्या फेस करने लगती है, लॉस फेस करने लगती है। द फर्म्स स्टार्ट लीविंग, और फर्म्स लीव करना स्टार्ट कर देती हैं। इंडस्ट्री आउटपुट फॉलिंग, सप्लाई कम हो जाती है, मार्केट में सप्लाई कम होने से मार्केट प्राइस राइज कर जाती है, टिल लॉसेस आर वाइप्ड आउट, और लॉसेस खत्म होने लगता है, एंड द फर्म्स अर्निंग जस्ट द नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर हो गया वही टॉपिक आपको। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट फीचर्स क्या है परफेक्ट कंपटीशन का। नेक्स्ट फीचर आ रहा है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जो वर्ड है परफेक्ट मोबिलिटी, परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो इनपुट्स यूज होते हैं प्रोडक्शन करने में, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो वो परफेक्ट मोबाइल होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट मोबिलिटी का यहाँ पर मतलब है, इसको हम यदि अदर वर्ड में लिखा जाए तो लिखेंगे शिफ्ट। मार्केट में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि कोई भी पर्सन अपनी रिसोर्स को, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, शिफ्ट कर सकता है अदर बिजनेस में या अदर जहाँ पर उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जैसे मान लीजिए, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई मार्केट है जिसमें परफेक्ट कंपटीशन मतलब सिमिलर टाइप का गुड्स सेल या परचेज हो रहा है, और मार्केट में शॉप है ए, बी, सी, डी, ई और लास्ट में एफ। उसके बाद मान लीजिए ए के यहाँ कोई लेबर काम कर रही है। अब ए के यहाँ जो लेबर काम कर रही है उसको ले लेते हैं हम, कोई भी नाम रख लेते हैं, उसका नाम ले लेते हैं जैसे मोहन। कि मोहन जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है ए के यहाँ। अब मान लीजिए कि ए के यहाँ उसे काम पसंद नहीं आ रहा, उसे काम छोड़ना है, तो उस पर अपॉर्चुनिटी है कि वो बी के यहाँ, सी के यहाँ या डी के यहाँ या ई या एफ के यहाँ किसी के यहाँ भी वो काम कर सकता है। तो उसके लिए शिफ्ट होना क्या हो गया, इजी हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि परफेक्ट मोबिलिटी में जो इनपुट्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, वो इजीली क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लेते हैं। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप अंडर अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आर परफेक्टली मोबाइल। मोबाइल मतलब इजीली शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है परफेक्ट नॉलेज एमंग बायर्स एंड सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उनको मार्केट की क्या होती है, परफेक्ट नॉलेज। क्योंकि मार्केट में इतने ज़्यादा बायर्स होते हैं और इतने ज़्यादा सेलर्स होते हैं कि एक दूसरे से कॉम्बिनेशन करके वो हर प्रोडक्ट की या हर प्रोडक्ट की प्राइस की नॉलेज गेन कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई मार्केट है, उसमें सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट मतलब होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उसमें सेलर है ए, बी, सी, डी, ई और एफ। जैसे मान लीजिए कि अब सी को नहीं पता कि उसे प्रोडक्ट किस प्राइस पर बेचना है, तो वो ए, बी, डी, ई, एफ की जो प्राइस होगी, जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे ए, बी, डी, ई, एफ, जिस प्राइस पर, वही प्राइस सी अपने प्रोडक्ट की रख देगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, होमोजेनियस। उसके बाद जैसे बायर्स हैं, तो मार्केट में बायर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो बायर्स को भी नॉलेज दूसरे बायर्स से या वो जो सेलर्स हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल, उनसे वो जानकारी लेकर नॉलेज क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो
तो इसके अंदर लिखा हुआ है परफेक्ट नॉलेज एमंग बायर्स एंड सेलर्स। इसमें क्या लिखना है आपको, अंडर अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट द बायर एंड सेलर्स हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर आ रहा है एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि सेलिंग कॉस्ट एब्सेंस है इन द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मतलब सेलिंग कॉस्ट परफेक्ट कंपटीशन में ऐड नहीं होती है किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में। क्यों नहीं होती है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, जो परफेक्ट कंपटीशन है इसके अंदर बायर और सेलर को परफेक्ट नॉलेज होती है अबाउट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो और प्रोडक्ट के बारे में भी दोनों को जानकारी अच्छी होती है, सेलर को भी बायर को भी। इसलिए जो सेलर है एडवर्टाइजमेंट पर एक्सपेंस नहीं करते हैं, क्योंकि जो बायर है उसको परफेक्ट नॉलेज है अबाउट द प्रोडक्ट। तो ऐसे लिखा हुआ है, पहले बताया है फर्स्ट लाइन में, सेलिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट। कि सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट किसकी, प्रोडक्ट की। एज द गुड्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मतलब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, होमोजीनियस। मतलब सभी सेलर एक जैसा ही प्रोडक्ट ही मार्केट में सेल कर रहे होते हैं। दे डू नॉट इंक्लूड सेलिंग कॉस्ट। वो सेलिंग कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं, जैसे कमीशन दे रहे हैं, ब्रोकरेज दे रहे हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट का, ऐसी कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। ज़्यादातर उसको वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि बायर और सेलर को परफेक्ट नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में। The perfect knowledge of the buyers and sellers regarding the product makes it easy for the firms to sell the goods without selling cost. जब बायर्स को सेलर पता है कि इस प्रोडक्ट का यूज़ क्या करना है, यूज़ कैसे होगा, तो कभी भी सेलर ऐड नहीं करता बायर की नॉलेज को गेन करने के लिए एडवर्टाइजमेंट पर। इसलिए सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, उसमें एब्सेंस होती है, किसमें, अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। अब देखते हैं स्टूडेंट्स डिमांड कर्व कैसा होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस होती है वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट सेल हो रहा होता है वो होता है होमोजेनियस। और सेलर्स क्या होते हैं मार्केट में, too many sellers are available in the market in perfect competition, under perfect competition। इसको मैं अंडरलाइन कर दूं, as the firms under perfect competition sell homogeneous products। मार्केट में जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है कैसा होता है, होमोजीनियस, मतलब साइज, शेप, क्वालिटी, नेचर में एक जैसा। और उनकी प्राइस क्या होती है, टू अ यूनिफॉर्म प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। प्राइस क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, मतलब एक प्राइस होता है, कांस्टेंट प्राइस होता है मार्केट में, और जो तय करता है बाजार। जहां पर सप्लाई और डिमांड मीट करती है वही प्राइस मार्केट में अवेलेबल हो जाता है सेल होने के लिए। उसी प्राइस पर बायर परचेस करता है और सेलर सेल करता है। एंड हैव अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ईच फर्म इन दिस मार्केट इज अ प्राइस टेकर। और प्राइस जो फर्म्स होती है कैसे होती है, प्राइस टेकर। वो प्राइस खुद मेक नहीं करती, जो मार्केट में प्राइस अवेलेबल होता है उसी प्राइस पर वो अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। एंड हैज़ अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। और उनका डिमांड कर्व कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक। अब उसको देखते हैं, जरा थोड़ा आगे देखते हैं कि डिमांड कर्व कैसा होता है। ये देखिए, जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि प्राइस क्या होती है उसमें, कांस्टेंट। देखिए इसमें प्राइस क्या है, कर्व के अंदर कांस्टेंट है, प्राइस क्या है, कांस्टेंट। और किसके पैरेलल है वो, एक्स के पैरेलल है। मींस क्या है कि मार्केट में जो क्वांटिटी सेल हो रही है वो एक ही प्राइस पर सेल हो रही है, चाहे प्राइस जो सेलर है कम मार्केट में सप्लाई करे,
चाहे मार्केट में वो ज़्यादा सप्लाई करे। प्राइस क्या रहेगी, प्राइस कांस्टेंट रहेगी, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। इन द एबव ग्राफ द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द आउटपुट। जो एक्स एक्सिस है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ अ प्रोडक्ट। एंड द वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस है क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट प्राइस को, रिप्रेजेंट प्राइस एंड रेवेन्यू। द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। इज अ डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर प्रेफर्ड कंपटीशन। तो क्वेश्चन ही आएगा एग्जाम में कि डिमांड कर्व की शेप क्या होती है अंडर प्रेफर्ड कंपटीशन। तो आप लिखेंगे इसके अंदर द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कैसे होती है, पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के। क्यों होती है, क्योंकि होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है और मार्केट में जो फर्म्स होती है वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती हैं, और जो प्राइस अवेलेबल होता है मार्केट में वो क्या होता है, स्टेबल, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होता। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका आ रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर प्रेफर्ड कंपटीशन। इसमें सीखेंगे हम कि अंडर प्रेफर्ड कंपटीशन मार्केट इक्विलिब्रियम कब होता है। मार्केट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पर ना तो एक्सेस डिमांड होती है मार्केट में, ना एक्सेस सप्लाई। दोनों क्या होते हैं, एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक्सेस डिमांड इज इक्वल टू एक्सेस सप्लाई। और प्राइस क्या होती है, प्राइस और क्वांटिटी जो सेल हो रही है वो क्या होती है, स्टेबल, उनमें भी कोई चेंज नहीं आता है। ये कब होता है, देखते हैं, इसका एनालिसिस सीखते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें ड्रॉ करेंगे एक टेबल। टेबल में हमने क्या लिया है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी सप्लाईज ऑफ कमोडिटी एक्स, क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स। तो ये हमारी हो गई प्राइस, और ये हो गई हमारी सप्लाई, और ये हमारी हो गई डिमांड। क्लियर है। अब देखिए जब हमारी प्राइस 5 रुपीज़ है, इसको मैं ले लेता हूँ पेन। जब हमारी प्राइस 5 रुपीज़ है तो सप्लाई है मार्केट में 50 की और डिमांड बन रही है 10 की। तो ऐसा मार्केट में पॉसिबल नहीं होगा कि बेचने वाले 50 क्वांटिटी बेच रहे हैं और बायर जो है ओनली 10 क्वांटिटी से मार्केट डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेस सप्लाई होगी। जब मार्केट में एक्सेस सप्लाई होती है, यहाँ पे जो एक्सेस सप्लाई होगी 40 की होगी। यहाँ पर जब मार्केट में एक्सेस सप्लाई होती है तो प्राइस क्या होते हैं, फॉल होते हैं, मतलब बेचने वाले ज़्यादा हैं, खरीदने वाले कम हैं, तो प्राइस क्या होगी, डाउन होगी। तो सेलर ने डिसाइड किया कि हम क्वांटिटी सेल करेंगे 40 और प्राइस होगी 4। तब डिमांड इंक्रीज हुई थोड़ी सी, और डिमांड इंक्रीज हो गई, कहाँ पहुँच गई, 20 पर। लेकिन अभी भी क्या है मार्केट में, एक्सेस सप्लाई है। कैसे, देखिए 40 क्वांटिटी सेल हो रही है और बायर्स जो है खरीदने वाले कितने हैं, 20 यूनिट्स। तो अभी भी क्या मार्केट में 20 यूनिट्स की एक्सेस सप्लाई है, 40 माइनस 20। तो क्या होगा, जो सप्लायर है वो डिसाइड करेंगे प्राइस को और फॉल करेंगे। जब प्राइस फॉल होकर 3 पे आ जाएगी तो बायर्स इंक्रीज हो गए। बायर्स इंक्रीज होने पर क्या हुआ कि बायर्स हो गए अब 30 और सप्लायर हो गए 30, क्योंकि प्राइस जब कम होती है तो सप्लायर कम हो जाते हैं और जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 प्राइस पर जब प्राइस 3 हो गई तो सप्लायर और बायर्स दोनों क्या हो गए, मीट कर गए। मतलब जितनी क्वांटिटी सेल के लिए रेडी है उतनी क्वांटिटी बायर खरीदने के लिए रेडी है। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा मार्केट इक्विलिब्रियम, जहाँ पर बायर और सेलर मतलब डिमांड और सप्लाई क्या हो गई, इक्वल हो गई। यदि हम इसी कंडीशंस को अपोजिट रीड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी कमोडिटी की प्राइस 1 है, डिमांड बन रही है उसकी 50 की, लेकिन सप्लायर मार्केट में अवेलेबल है 10। अब सप्लायर कब बढ़ेंगे, जब मार्केट में प्राइस राइज होगी। हो सकता है सप्लायर को यहाँ पर लॉस हो रहा है और उनको बेनिफिट नहीं हो रहा इस प्राइस पर, जो प्राइस सेल हो रही है मार्केट में। जो बायर्स चाहते हैं कि इस प्राइस में हमें सामान मिल जाए, वो बायर सूटेबल नहीं है
सॉरी वो प्राइस सूटेबल नहीं है बायर्स के लिए, सॉरी सेलर्स के लिए, तो वो प्राइस सेलर के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, प्राइस को राइज करेंगे। तो प्राइस राइज हो गई, कितनी हो गई 2, तो क्या होगा, सेलर्स आपके बढ़ गए लेकिन बायर्स क्या हो गए, कम हो गए, क्योंकि बायर्स रेडी नहीं है इस प्राइस पे खरीदने के लिए, लेकिन सेलर रेडी है इसको इस प्राइस पे सेल करने के लिए। लेकिन अभी भी क्या है, अभी मार्केट में एक्सेस डिमांड है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लायर कम है, तो क्या हुआ, प्राइस और राइज की सेलर्स ने। अब प्राइस हो गई 3, यहाँ पर जो बायर्स हैं वो तो हो गए 30 और सेलर्स पे कितने हो गए 30, यहाँ पर क्या हो गया, दोनों का मार्केट इक्विलिब्रियम। तो मार्केट में जब भी एक्सेस डिमांड होती है या एक्सेस सप्लाई, मार्केट एक्सेस नहीं करता, मार्केट कब एक्सेस करता है, मार्केट तब एक्सेस करेगा, उस प्राइस पे एक्सेस करेगा जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। आपको क्लियर हो गया, आपको क्लियर हो गया कि मार्केट में जब भी एक्सेस सप्लाई होगी, मार्केट में जब भी एक्सेस सप्लाई होगी, मार्केट प्राइस को क्या करेगा, प्राइस को फॉल करेगा, और जब भी मार्केट में क्या होगी, एक्सेस डिमांड होगी, मार्केट प्राइस को अप करने की कोशिश करेगा। यहाँ से प्राइस को फॉल करेगा, मैं लिख देता हूँ P, और यहाँ से प्राइस को वो ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और कहाँ पे मीट करेगा अपने आप को, जहाँ पर प्राइस मतलब डिमांड और सप्लाई क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो वही कंडीशन क्या कहलाएगी, मार्केट इक्विलिब्रियम। तो मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, तो मार्केट इक्विलिब्रियम होगा प्राइस जब 3 हो जाएगी और क्वांटिटी सप्लाई और डिमांड दोनों के हो जाएंगे इक्वल, ठीक है, इसको बोलेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। तो लिखा हुआ आ रहा है, इन द अबव शेड्यूल डिमांड एंड सप्लाई बिकम इक्वल ओनली एट द प्राइस ऑफ ₹3, सो दैट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, कि जहां पर प्राइस क्या होगा 3 होगा और क्वांटिटी सप्लाई किसके इक्वल हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड के, तो वो क्या कहलाएगा, मार्केट इक्विलिब्रियम। अब चलते हैं इसी चीज को समझते हैं ग्राफ पर। ग्राफ कैसे बनेगा मार्केट इक्विलिब्रियम का, देखिए मार्केट इक्विलिब्रियम का एक ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं, ये हो गया हमारा डिमांड कर्व और ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व। डिमांड कर्व डाउनवर्ड और सप्लाई कर्व अपवर्ड की ओर जा रहा है, क्योंकि डिमांड और प्राइस में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है इनवर्स, मतलब नेगेटिव रिलेशन। सप्लाई और प्राइस में जो रिलेशन होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव रिलेशन। मीन्स सप्लाई कब बढ़ती है, जब प्राइस अप जा रही हो, और डिमांड कब बढ़ती है, जब प्राइस नीचे की ओर जा रही हो। तो डिमांड और प्राइस में नेगेटिव और सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन। अब देखते हैं, जब मार्केट में एक्सेस सप्लाई है, एक्सेस सप्लाई मींस डिमांड कम है, आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर डिमांड कम है सप्लाई से और सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड क्या है, कम है। सप्लाई कितनी मार्केट में 50 और डिमांड कितनी बन रही है मार्केट में, ओनली 10, तो डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है। तो मार्केट में जो प्राइस एग्जिस्ट कर रही है वो कितनी कर रही है 5, मार्केट में प्राइस कितनी है 5, जब डिमांड कितनी है 10 और सप्लाई कितनी है मार्केट में 50। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया एक्सेस सप्लाई का। जैसे मार्केट में सप्लाई एक्सेस होती है तो प्राइस क्या चलती है, डाउन, प्राइस डाउन होती है। और प्राइस कब तक डाउन होगी, जब तक डिमांड और सप्लाई क्या नहीं हो जाएंगे, इक्वल नहीं हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं जब प्राइस 3 है तब मार्केट दोनों क्या हो रहे हैं, डिमांड सप्लाई इक्वल हो रहे हैं। सिमिलरली एक्सेस डिमांड क्या होता है, डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। आप देख सकते हैं जब प्राइस 1 है तो डिमांड कितनी मार्केट में 50 है और सप्लाई कितनी है मार्केट में 10 है। अब डिमांड इंक्रीज कब होगी, सॉरी डिमांड कम होगी और सप्लाई कब इंक्रीज होगी, जब मार्केट में प्राइस क्या होगा, अप होगा। जैसे जैसे मार्केट में प्राइस अप होता जा रहा है, सप्लाई बढ़ती जा रही है, सप्लाई बढ़ रही है और डिमांड क्या हो रही है, डिमांड कम हो रही है। और ये कब तक चलेगा, जब तक डिमांड और सप्लाई दोनों क्या नहीं हो जाएंगे, इक्वल नहीं हो जाएंगे। तो प्राइस 3 पर डिमांड और सप्लाई क्या हो गए, इक्विलिब्रियम, इसी को बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर प्राइस क्या रहता है, इक्विलिब्रियम, प्राइस स्टेबल हो जाता है। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो लिखा हुआ आ रहा है आपके में, इट इज क्लियर दैट इक्विलिब्रियम प्राइस, इसको ले लेता हूँ, इट इज क्लियर दैट इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए यहाँ पर
डिमांड और सप्लाई का क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इट इज क्लियर that equilibrium price is determined at the point where demand and supply curve intersect each other at 30 units of commodity X। 30 यूनिट पर इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ पे होगा, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। लाइंस, डिमांड सप्लाई लाइन दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं प्राइस 3 पर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर माय चैनल डॉक्टर सुमित एजुकेशन एकेडमी। थैंक यू स्टूडेंट्स।